नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एजुकेशन पॉइंट 1989 पर। आज हम लोग इतिहास के कक्षा 10 के इतिहास के अध्याय 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना के वन लाइनर क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चनों पे वन लाइनर। पहला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण एक आर्थिक प्रणाली है। वैश्वीकरण क्या है? एक आर्थिक प्रणाली है जिसमें व्यक्तियों, सामानों और नौकरियों का एक देश से दूसरे देश के बीच होता है। वैश्वीकरण एक आर्थिक प्रणाली है जिसमें व्यक्तियों, सामानों और नौकरियों का एक देश से दूसरे देश के बीच होता है। दूसरा, दुनिया भर में आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक प्रणालियों का एकीकरण भूमंडलीकरण कहलाता है। भूमंडलीकरण क्या कहलाता है? दुनिया भर में आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक प्रणालियों का एकीकरण जो है उसे ही हम भूमंडलीकरण कहते हैं। अगला, सिल्क रूट। सिल्क रूट को हम रेशम मार्ग के नाम से जानते हैं। यह क्या है? एक ऐतिहासिक व्यापार है जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से 14वीं शताब्दी तक यह कार्य करता है। यह चीन, भारत, फ्रांस, अरब, ग्रीस और इटली को पीछे छोड़ते हुए एशिया से भूमध्य सागर तक फैला था। उस दौरान हुए भारी रेशम व्यापार के कारण इसे सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है। सिल्क रूट यानी कि रेशम मार्ग एक ऐतिहासिक व्यापार था जो दूसरी शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक यह चीन, भारत, फ्रांस तथा अरब, ग्रीस और इटली को पीछे छोड़ते हुए एशिया से भूमध्य सागर तक फैला था। उस दौरान हुए भारी रेशम व्यापार के कारण इसे सिल्क रूट कहा गया। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, सिल्क मार्ग। ये मार्ग एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका के साथ साथ विश्व को जमीन और समुद्र मार्ग से जोड़ता है। सिल्क मार्ग क्या क्या करता है? यह एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका के साथ साथ विश्व को जमीन और समुद्री मार्ग से जोड़ता है। नूडल्स चीन से पश्चिमी देशों में पहुँचे और उन्हीं से स्पैघेत्ती का जन्म होता है। नूडल्स कहाँ से जन्म होता है इनका? चीन से। और चीन से कहाँ पहुँचते हैं? पश्चिमी एशिया। पास्ता अरब यात्रियों के साथ 5वीं सदी में सिसिली पहुँचता है। सिसिली कहाँ है? इटली में। इटली का एक द्वीप। सिसिली इटली का एक टापू है या एक द्वीप है। पास्ता अरब यात्रियों के साथ सिसिली यानी इटली पहुंचता है। आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद यूरोप में तब आए जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने गलती से अमेरिकी महाद्वीप की खोज निकाला। आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर और मिर्च और शकरकंद यूरोप में तब आए जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने गलती से अमेरिकी महाद्वीप को खोज निकाला। आयरलैंड के गरीब काश्तकार जो आलू पर इस हद पर तक निर्भर हो चुके थे कि जब 1840 के दशक के मध्य किसी बीमारी के कारण आलू की फसल खराब हो गई तो लाखों लोग भुखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए। इसे ही हम आलू अकाल के नाम से जानते हैं। आलू अकाल क्या कहलाता है? आयरलैंड के गरीब काश्तकार जो आलू पर इस हद तक निर्भर हो चुके थे कि जब 1840 के दशक के मध्य में किसी बीमारी के कारण आलू की फसल खराब हो गई तो लाखों लोग भुखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए। आज के पेरू और मैक्सिको में मौजूद खानों से निकलने वाली कीमती धातुओं, खास तौर से चांदी ने भी यूरोप की संपदा को बढ़ाया और पश्चिमी एशिया के साथ उनके व्यापार को गति प्रदान की।
अगला, जैविक युद्ध। जैविक युद्ध क्या कहलाता है? न्यू इंग्लैंड स्थित मैसाचुसेट्स में कॉलोनी के पहले गवर्नर जॉन विंथार्प 1634 ईस्वी में लिखा था कि छोटी चेचक उपनिवेशकारों के लिए ईश्वर का वरदान है। न्यू इंग्लैंड स्थित मैसाचुसेट्स में कॉलोनी के पहले गवर्नर जॉन विंथार्प ने 1634 ईस्वी में लिखा था कि क्या लिखा था कि छोटी चेचक उपनिवेशकारों के लिए ईश्वर का वरदान है। देसी जनता छोटी चेचक के कारण लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। इस तरह से परमेश्वर ने हमारी मिल्कियत पर हमें मालिकाना हक दे दिया है। अगला, जो स्थापित विश्वासों और तरीकों को नहीं मानता असंतुष्ट कहलाता है। असंतुष्ट, जो स्थापित विश्वासों और तरीकों को नहीं मानता है, असंतुष्ट कहलाता है। 18वीं शताब्दी का काफ़ी समय बीत जाने के बाद चीन और भारत को दुनिया के सबसे धनी देशों में गिना जाता था। 18वीं शताब्दी का काफ़ी समय बीत जाने के बाद चीन और भारत को दुनिया के सबसे धनी देशों में गिना जाता था। 19वीं शताब्दी तक यूरोप में गरीबी और भूख का ही साम्राज्य था। 19वीं सदी तक यूरोप जो है गरीबी और भूखमरी बहुत ज़्यादा थी। अगला क्या है? अर्थशास्त्री मानते हैं कि आर्थिक आदान प्रदान 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? आर्थिक आदान प्रदान 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रवाह कैसे होता है? व्यापार मुख्य रूप से वस्तुओं जैसे कपड़ा या गेहूं का। दूसरा, श्रम का प्रवाह, काम या रोजगार की तलाश में लोगों का यहाँ से वहाँ जाना, दूसरा श्रम के लिए। और तीसरा, पूंजी का प्रवाह। ये किसका है? आर्थिक आदान प्रदान के। तीसरा, अल्प एवं दीर्घ अवधि में के लिए दूर दराज के इलाकों में जो निवेश किए जाते हैं। इस प्रकार से आर्थिक आदान प्रदान 3 प्रकार से होते हैं। आइए अगले, 18वीं सदी के आखिरी दशक तक ब्रिटेन में कॉर्न लॉ था। 18वीं सदी के आखिरी दशक तक ब्रिटेन में कॉर्न लॉ था। कॉर्न लॉ मतलब कानून। कॉर्न लॉ क्या है? कॉर्न लॉ वह कानून था जिसके सहारे सरकार ने मक्का के आयात पर रोक लगा दी थी। कॉर्न लॉ यानी मक्के के ये जो कानून बनाया गया था, इसमें सरकार क्या करती है? मक्के के आयात पर रोक लगा देती है। कॉर्न लॉ के समय क्या था? भोजन की मांग बढ़ गई थी, जनसंख्या बढ़ी थी और भोजन के दाम भी बढ़ गए थे। और कॉर्न लॉ जब हट गया उसके बाद व्यापार में वृद्धि होती है। ये कॉर्न लॉ के समय जो गतिविधियां हुई हैं वो है। और ये कॉर्न लॉ के हटने के बाद क्या क्या हुआ है? व्यापार में वृद्धि होती है, विकास तेजी से होता है और भोजन का अधिक भंडार होने लगता है। आइए आगे, नई नहरों की सिंचाई वाले इलाकों में पंजाब के अन्य स्थानों के लोगों को लाकर बसाया गया। इनकी बस्तियों को केनाल या कॉलोनी नगर बस्ती के नाम से जाना गया। मतलब जो अंग्रेजों द्वारा बसाई गई बस्ती थी, इन्हें केनाल, कॉलोनी या नहर बस्ती के नाम से इन्हें जाना गया। अगला, 1820 से 1914 के मध्य विश्व व्यापार में 25 से 40 गुना की वृद्धि हुई। कब? 1820 से 1914 के मध्य विश्व व्यापार में 25 से 40 गुना की वृद्धि होती है। उस व्यापार में लगभग 60% हिस्सा प्राथमिक उत्पादकों यानी गेहूं और कपास जैसी कृषि उत्पादकों और कोयला जैसे खनिज पदार्थों का होता है। रिंडरपेस्ट क्या है? प्लेग की भांति फैलने वाली मवेशियों की एक बीमारी है। रिंडरपेस्ट मवेशियों में फैलने वाली एक बीमारी है जो प्लेग की तरह होती है। रिंडरपेस्ट बीमारी 1890 ईस्वी के दशक में बड़ी तेजी से फैली थी। वैसे मजदूर जो किसी खास मालिक के लिए खास अवधि के लिए काम के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, उन्हें हम बंधुआ मजदूर कहते हैं। आर्थिक महामंदी 1929 में आती है। यह संकट 3 दशक के मध्य तक बना रहता है। आर्थिक महामंदी 1929 ईस्वी में आती है और यह 3 दशकों तक बनी रहती है। 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन की सहमति बनती है। कब?
1944 में कहाँ? अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन की सहमति बनती है। ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था विनिमय दरों पर आधारित होती है। एक कानून या निकाय के द्वारा किए गए प्रस्ताव को स्वीकार करने का संवैधानिक अधिकार जो होता है उसे हम वीटो कहते हैं। वीटो क्या कहलाता है? एक कानून या निकाय के द्वारा किए गए प्रस्ताव को अस्वीकार करने का जो संवैधानिक प्राधिकार होता है, अधिकार होता है, उसे हम वीटो कहते हैं। एक देश के आयात या निर्यात पर दूसरे देश द्वारा लगाया जाने वाला आयात कर जो होता है उसे हम आयात शुल्क के नाम से जानते हैं। प्रवेश के बिंदु पर शुल्क लगाया जाता है, वर्तमान अर्थात सीमा या हवाई अड्डे पर। विनिमय दर के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा के लिए विभिन्न देशों की राष्ट्रीय मुद्राओं को एक दूसरे से जोड़ा जाता है। मोटे तौर पर विनिमय दर दो प्रकार की होती है, स्थिर विनिमय दर और परिवर्तनशील विनिमय दर। विनिमय दर कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, स्थिर विनिमय दर और परिवर्तनशील विनिमय दर। जब विनिमय दर स्थिर होती है, जब विनिमय दर क्या होती है? स्थिर होती है, उसमें आने वाले उतार चढ़ावों को नियंत्रित करने के लिए सरकारों को हस्तक्षेप करना पड़ता है। ऐसी विनिमय दर स्थिर विनिमय दर कहलाती है। जब विनिमय दर स्थिर होती है और उसमें आने वाले उतार चढ़ावों को नियंत्रित करने के लिए सरकारों को हस्तक्षेप करना पड़ता है, ऐसी विनिमय दर को स्थिर विनिमय दर कहते हैं। और ऐसी विनिमय दर जो विदेशी मुद्रा बाजार में विभिन्न वस्तुओं की मांग या आपूर्ति पर के आधार पर और सिद्धांतों सरकारों के हस्तक्षेप के बिना घटती बढ़ती हैं, लचीली या परिवर्तनशील विनिमय दर कहलाती है। लचीली या परिवर्तनशील विनिमय दर क्या कहलाती है? कौन सी? ऐसी विनिमय दर जो विदेशी मुद्रा बाजार में विभिन्न मुद्राओं की मांग या आपूर्ति के आधार पर और सिद्धांतों सरकारों के हस्तक्षेप के बिना घटती बढ़ती हैं, उन्हें हम परिवर्तनशील या लचीली विनिमय दर कहते हैं। कार निर्माता हेनरी फोर्ड बृहद उत्पादक के विख्यात प्रणेता हैं। हेनरी फोर्ड कार निर्माता थे जो बृहद उत्पादन के विख्यात प्रणेता हैं। उन्होंने शिकागो के एक बूचड़ खाने की असेंबली लाइन की तर्ज पर डेट्रॉयर के अपने कारखाने में भी आधुनिक असेंबली लाइन स्थापित कर दी। बंगाल में जूट एवं पटसन का उत्पादन होता है। प्रथम अर्थशास्त्री कीन्स कौन है? प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। तो मानना है कि भारतीय सोने के निर्यात से भी वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में मदद मिली। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कीन्स जो हैं, इनका मानना है कि भारतीय सोने के निर्यात से भी वैश्विक अर्थव्यवस्था पुनर्जीवित हो गई। आगे, भारत में आर्थिक मंदी के समय महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल नाफरमानी आंदोलन शुरू किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय दुनिया दो खेमे में बढ़ गई थी। एक गुट को धुरी शक्तियां कहते हैं, मुख्य रूप से नात्सी जर्मनी, जापान, इटली थे, और दूसरा जो खेमा था उन्हें हम मित्र राष्ट्र के नाम से जानते हैं, जिसमें ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका थे। धुरी राष्ट्र में जर्मनी, जापान, इटली, और मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, रूस, जिसे हम सोवियत संघ के नाम से जानते थे, फ्रांस और अमेरिका। फ्रांस और ब्रिटेन यूरोप में जस्ट ऊपर नीचे, इंग्लिश चैनल के ऊपर ब्रिटेन और उसके नीचे फ्रांस, और दो महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ, रूस, ये दोनों कौन थे? मित्र राष्ट्र थे। जबकि धुरी राष्ट्र क्या कहलाते थे? जर्मनी, जापान और इटली। इटली और जर्मनी ऊपर नीचे ही है, यूरोपीय देश हैं, जबकि जापान एशियाई देश है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में करीब 6 करोड़ लोग मारे गए और करोड़ों लोग घायल हुए। 6 करोड़ लोग मारे गए। विदेशी व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1947 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना होती है। IMF की स्थापना 1947 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में के द्वारा की जाती है। एक साथ बहुत सारे देश से व्यवसाय करने वाली कंपनियों को बहुराष्ट्रीय निगम, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन
MNC या बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। एक साथ जो कंपनियां बहुत सारे देश में व्यवसाय करती हैं उन्हें हम बहुराष्ट्रीय कंपनियां, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना 1920 के दशक में होती है। आज की क्लास हमारी यहीं तक। थैंक्स। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एजुकेशन पॉइंट 1989 आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आता रहेगा। शेष धन्यवाद।